मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और जल्दी से क्लास में आइए। हमेशा की तरह बहुत सारे विशेष और टेक्निकल प्रश्नों को लेकर हम लोग एक बार फिर आज क्लास में उपस्थित हैं। और जैसा कि आपको सूचित भी किया गया होगा, जो लोग पहले से क्लास में जुड़े हुए हैं, आज का जो ये सेगमेंट है वे विशेष तौर पर गुप्त काल के प्रश्नों पर, विशेष प्रश्नों पर फोकस्ड है। ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है लगभग लोग क्लास में आ ही गए होंगे और हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की हम लोग शुरुआत करें, इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आज के प्रश्नों में आपने 30% से ज्यादा प्रश्न गलत किए, यानी 10 में से 3 से ज्यादा, 10 प्रश्नों में 3 से ज्यादा, यानी 20 प्रश्न है तो 6 से ज्यादा प्रश्न अगर आपने गलत किए हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपने अध्ययन की जो दिशा है उसको एक बार फिर से निर्धारित करना होगा। और फिलहाल प्रश्नों को देखिए। पीजीटी और टीजीटी के प्रश्नों का संकेंद्रण अब ऐसा ही होगा लगभग जैसा मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। चीनी यात्री इत्सिंग ने गुप्तों के आदि पुरुष श्री गुप्त को क्या कहा है? ध्यान देना, गुप्तों का आदि पुरुष एक तो यह पता है कि वो श्री गुप्त हैं, ठीक है। तो इनको इत्सिंग क्या कहते हैं? फीशे, पिलोमोली, इंतु या फिर चिलिकितो? अब अच्छा प्रश्न है। अब इसमें आप क्या जवाब देंगे? मुझे जल्दी से जवाब दीजिए और गलती मत करिएगा। इसमें अगर आप फीशे चुन रहे हैं तो गलत हो जाएगा और ये जवाब है चिलिकितो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। आज के प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो आपको या तो आते होंगे या फिर एकदम नहीं आते होंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। फिलहाल ये प्रश्न सरल है और हम लोगों ने इस पे काफी कई बार चर्चा की है। ये प्रश्न का नेचर थोड़ा सा वो चेंज है, हस्त आरूढ़ प्रकार अथवा। अब ये देखिए सरल हो गया। गजारोही प्रकार की मुद्राएं, सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए? तो ऑप्शन सब देखते ही आपको पता चल रहा है कि वो गजारोही प्रकार के सिक्के। तो ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं कुछ लोग, और वो हैं कुमारगुप्त प्रथम, गजारोही प्रकार की। कभी आपसे यह पूछा जाए कि ये बताइए कि गुप्त कालीन सिक्कों में सर्वाधिक सुंदर प्रकार के सिक्के कौन से हैं, तो वो मयूर शैली प्रकार के सिक्के हैं, मयूर शैली। ध्यान रखिएगा। और ये सिक्के भी कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और उनके वाहन मोर को उन्होंने अपने सिक्कों पर चित्रित करवाया है। तो मतलब कला की दृष्टि से सर्वोत्तम सिक्के वो यही वाले हैं, मयूर शैली वाले। और आपको पता है हस्त आरूढ़ प्रकार। देखिएगा ये बढ़िया है, क्या बात है। किन गुप्त शासक या किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए और अगर आप इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वाद्य यंत्र को अंकित करवाया केवल समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम है? तो बताएं आप। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं। और वीणा वादन प्रकार के सिक्के, वीणा वादन, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा थोड़ा सरल कर दे रहे हैं, वीणा वादन प्रकार के सिक्के। अब आप पिकअप कर लेंगे और यहां पर केवल समुद्रगुप्त को मत चुनिएगा और इट इज समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त प्रथम। आई थिंक आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छे और टेक्निकल प्रश्न। लीजिए साहब, ये बढ़िया प्रश्न आ गया। चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, प्रश्न हमेशा सिंगल लाइनर ही तो है।
सिंगल लाइन प्रश्न आ रहे हैं और आपके प्रश्नों का नेचर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। कहीं पे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, कहीं पे उलझाऊ प्रश्न, कहीं पे आपको परेशान करने वाले प्रश्न नहीं है। प्रश्नों का नेचर बिल्कुल ऐसा ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न आप हमारे पास, अभी जैसे होता है बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते रहते हैं, तो असिस्टेंट मेरे पास फॉरवर्ड करता है, मुझे लगता है बताइए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर कहां से भेज रहे हैं, प्रश्न कहां से भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं कोई चीज आपको रिप्लाई करता हूं तो मेरे पास वो जो असिस्टेंट के माध्यम से जो रिप्लाई आता है, जो फॉरवर्ड होता है, वो गूगल में देख के उन्होंने बताया कि सर ये, फिर वो बोले सर वो सॉल्व पेपर में ये लिखा हुआ। मैं किसी सॉल्व पेपर और गूगल वगैरह की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, आप अपने विवेक से निर्णय करिए। या फिर जो मैंने बताया है वो आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ सर ने बताया है, या फिर आप अपने विवेक से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। पूछा गया था भारत में खोजा गया पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो भाई वो रोपड़ है, 1950 में भारत में खोजा गया पहला स्थल है। भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बात हो रही है और हड़प्पा पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है भाई। तो कैसी, मतलब क्या माइंडसेट करके तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो या फिर ऐसे ही जैसे अभी एक प्रश्न और अभी डिस्कस हुआ था, तिथि और संवत का चित्रांकन। तिथि और संवत का चित्रांकन मैंने आपको बताया है, कादर्मक शक, लेख युक्त सिक्के, चित्र युक्त सिक्के, हिंदू यवन वंश। अब इसके अलावा आपको कहीं पर कोई और जानकारी मिल रही है तो आप अपने विवेक से निर्णय करिए। फिलहाल ये प्रश्न देखिए, चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन किस गुप्त शासक के सिक्कों पे? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चक्रधारी, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया बात है, और अगर उत्तर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा और अंदाजा मत लगाइएगा, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। अगर आप केवल इस जगह पर अंदाजा लगा रहे हैं और फिर गलत करके और फिर डिलीट करके फिर नया उत्तर दे रहे हैं, ये आदत परीक्षा भवन में आपको बहुत खतरनाक जोन में ले जाएगी। मतलब अगर आप मेरी बात को समझते हैं बहुत सकारात्मक ढंग से तो। क्यों? क्योंकि नहीं भी आता है तो आप ट्राई करते हैं, तुक्का लगा देते हैं। पहले तुक्का मत लगाइए, रुकिए, सोचिए थोड़ा सा, कुछ दिमाग में हो सकता है बातें आ रही हैं, लेकिन ये आदत आपको तुक्का लगाने वाली परीक्षा भवन में बहुत खतरनाक जोन में ले जाएगी। और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, परम भागवत, परम भागवत। ध्यान दो, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी ली है भाई, ये आपको पता है, गया ताम्रपत्र अभिलेख में। अच्छा, अब यहां पर बात आ रही है कि चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पे हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चतुर्भुजी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पे हुआ है, अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था, चतुर्भुजी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन, तो ध्यान रखिएगा वो कुषाण शासक हुविष्क है। चतुर्भुजी भगवान श्री विष्णु का चित्रांकन। और अगर यह प्रश्न ऐसे आ जाए कि चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पे, चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पे, तो वो वसुदेव है, वसुदेव के सिक्कों पर हुआ है। अब आप जवाब दीजिए, मुरलीधर कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पे हुआ है? मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पे हुआ है? तो थोड़ा पता तो चले हमें कि भाई हाँ कुछ पढ़ रहे हैं आप। हलधर बलराम का चित्रांकन किसके सिक्कों पे हुआ है? हलधर बलराम किसके सिक्कों पर अंकित हैं? भगवान बुद्ध का चित्रांकन किसके सिक्कों पे हुआ है? ये सब प्रश्न अगर सुनते ही उत्तर दिमाग में नहीं आ रहा है, आपके मस्तिष्क में नहीं कौंध रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके अध्ययन की दिशा विपरीत है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको पता होने चाहिए। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, इस बात को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कायस्थ सब शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? मैं समय दे रहा हूं आपको, आप रिप्लाई कर दीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में, बृहत कथा मंजरी में, महाभाष्य में, या फिर मुद्रा राक्षस में। और मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप गलत जवाब दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में बिल्कुल नहीं, और ये मुद्रा राक्षस की बात हो रही है। कायस्थ शब्द की बात हो रही है, कायस्थों की बात नहीं हो रही है, कायस्थ शब्द की बात हो रही है। तो यहां पे जवाब है मुद्रा राक्षस। गलत किया है आपने इस प्रश्न को, और फिर ये बात अब सही हो रही है कि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। अब आप लिख सकते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में किया है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। और फिर यह प्रश्न कई बार आया है कि कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहां पर मिलता है। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, और अब आप कर लेंगे। इट इज इन ओशनम स्मृति। क्लास आपको ठीक लग रही है, समझ में आ रही है? जैसे गंभीर छात्र जितने हैं वो तो इतना करते हैं कि मुझे रिप्लाई कर देते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे संवाद कर लेते हैं कि हाँ सर इतने सही हुए, इतने सही हुए, इतने गलत हो गए। गंभीर छात्रों की बात कर रहा हूं। बाकी लोग सोचते चलो ठीक है, देख लिया, रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो कोई भी काम करिए पूरे परफेक्शन में करिए या मत करिए। कोई भी काम करिए पूरे परफेक्शन में करिए या मत करिए, सबसे बढ़िया बात यह है। और हां, एक विशेष बात है, विनम्रता के साथ, बहुत बहुत विनम्रता से आपको सूचित कर रहा हूं, हम लोगों ने आपके लिए, हमारी टीम ने एक आपकी तैयारी के लिए ये अमृत कलश पुस्तिका है, भारतीय इतिहास, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग 3400 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज ध्यान रखिएगा। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है, लगभग 3400 प्रश्न है। आप चाहें तो रिवीजन में इसको शामिल कर सकते हैं, आंसर शीट के साथ है। एक दूसरी पुस्तिका है, प्रैक्टिस सेट है, केवल प्राचीन भारतीय इतिहास की है, केवल प्राचीन भारतीय इतिहास की है, और टॉपिक वाइज है, 3000 प्रश्न हैं। आप चाहें तो इसको भी शामिल कर सकते हैं। मेरे प्रश्नों का नेचर आप देख ही रहे हैं लगातार, और ये टॉपिक वाइज आपको रिवीजन में काफी मदद करेगी। रिवीजन में ध्यान दीजिएगा। और इस अमृत संजीवनी में, जो केवल एंशिएंट वाली पुस्तिका है हमारी, इसमें कुछ कठिन प्रश्नों के हम लोगों ने उत्तर भी दिए हैं, व्याख्या भी दी है। बाकी आंसर शीट तो आपको दोनों पुस्तिकाओं में मिलेगी, लेकिन व्याख्या अमृत संजीवनी में कुछ प्रश्नों की, कुछ कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी है उसमें। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी हम लोगों की मेडिवल और मॉडर्न की भी आ रही है, और जल्दी जल्दी से 10-15 दिन में आ जाएगी। तो आपको रिवीजन के लिए एक बढ़िया समय मिलेगा, बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। और प्रथम गुप्त शासक जो बौद्ध मतानुयायी थे वो कौन थे? बताइए। प्रथम गुप्त शासक जो बौद्ध मतानुयायी थे। अब आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद आप आगे बढ़ते ही नहीं है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। स्कंदगुप्त के बाद केवल आपको यह पता होता है वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है सर, और वो सती प्रथा का साक्ष्य है, और इसके बाद आप सोचते हैं चलो ठीक है, हटाओ, बंद करो। अब जवाब दीजिए यहां पे। प्रथम गुप्त शासक जो बौद्ध मतानुयायी थे, अगर आप जवाब दे सकें तो ठीक है, और नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूं, और उनका नाम है पुरुगुप्त। ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक पूछा गया है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य भी बौद्ध मतानुयायी थे। और नरसिंहगुप्त बालादित्य के लिए आपको पता है मिहिर कुल को उन्होंने परास्त किया था, और बाद में अपनी मां के कहने पर इसको छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है आप चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अंतिम गुप्त शासक कौन था पता नहीं आपके दिमाग में ये बात कौन रही है या नहीं। बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य भी बौद्ध मतानुयायी शासक थे। ओके, आगे देखिएगा। अब देखिए बढ़िया बात आ गई। सर्वाधिक वृद्धावस्था में शासक बनने वाला गुप्त शासक कौन था? मतलब जो उम्र दराज गुप्त शासक जिसका राज्याभिषेक हुआ होगा वो कौन थे? उनका नाम भानुगुप्त है, नरसिंहगुप्त बालादित्य है, बुधगुप्त है, या फिर पुरुगुप्त है। ऑप्शन आपके सामने है, और देख करके मुझे जवाब दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए।
अगर आप बता सकें तो ठीक है और गलती मत करिएगा। और यहां पर ये है पुरगुप्त, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक, अच्छा ये बताइए, दिल्ली सल्तनत में, दो प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वृद्धावस्था में सुल्तान बनने का कौन बना, या सुल्तान बनने का सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए, किसे मिला? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वृद्धावस्था में सुल्तान कौन बना, कौन सा शासक था? और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक किस सुल्तान ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टेक्निकल प्रश्न है, पता नहीं आपकी आपकी जो नजर है इस तरह से जाती है कि नहीं जाती है प्रश्नों पर। अच्छा, इस प्रश्न को जरा देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा यह प्रश्न पूछा गया है किस गुप्तकालीन अभिलेख में महादेव की और भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ प्राप्त होते हैं? बताइएगा। कुमारगुप्त प्रथम के मनकुहर अभिलेख में, तुमैन अभिलेख में, स्कंदगुप्त के भितरी स्तंभ लेख में, या फिर भानुगुप्त के एरण अभिलेख में? आप जवाब चाहें तो दे सकते हैं। और फिर अमृत संजीवनी में तो गुप्त में ही, गुप्त काल में ही लगभग 300, 400, 450 ऐसे टॉपिक में प्रश्न है, और इतने टेक्निकल बेहतरीन प्रश्न हैं, आपको मैं क्या बताऊं। गलत मत करिएगा, और किसी भी दशा में यहां पे हमें लगता है आप जवाब दे पाएंगे, और वो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में। मुझे ये बताइएगा कि किस स्तंभ लेख में, किस अभिलेख में भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का एक साथ उल्लेख हुआ है? भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का एक साथ उल्लेख हुआ है, अभी नहीं बता रहा हूं आपको, आप जवाब देंगे तो ठीक है। थोड़ा आगे देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाह भाई वाह, किस नगर को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा गया? भोग नगर का मतलब जहां पर वो मनोरंजन का समय व्यतीत करता रहा होगा, या जहां पर वो थोड़ा समय बिताता रहा होगा। किस नगर को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा गया है? ऐरण्यक प्रदेश, प्रयाग, उज्जैनी, या फिर सारनाथ, काशी? ऐरण्यक प्रदेश, प्रयाग, उज्जैनी, या फिर सारनाथ? अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे तो बहुत ध्यान दीजिएगा। और यहां पर अगर आप काशी लगा रहे हैं तो भी गलत है। अब बताइए इन तीन ऑप्शंस में, और फिर चलिए मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दे रहा हूं, उज्जैनी लगाया तो भी गलत है, और यहां पर जवाब है एरण। आपकी उम्मीद और आपके अध्ययन की दिशा से परे, ध्यान दीजिएगा, इट इज एरण। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न भी बड़ा सटीक है, और वो क्या कह रहे, भारत का सिकंदर किसे कहा गया? अमेजिंग। भारत का सिकंदर कौन है सर? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़? आप ऑप्शन देख करके मुझे बताइए, और सोच के बताइएगा कौन है। किसे भारत का सिकंदर कहा गया? हु इज नोन एज द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, हर्षवर्धन, ललितादित्य मुक्तापीड़, समुद्रगुप्त और राजेंद्र प्रथम। और अगर आप कहीं भी किसी भी दशा में अगर आप समुद्रगुप्त को चुन रहे हैं तो सर गलत हो जाएगा, और इट इज ललितादित्य मुक्तापीड़। अब देखिए कितने बढ़िया छोटे प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, और हमेशा ये सब प्रश्न आए हैं। वो दक्कन का नीरो कौन है? दक्कन की लोमड़ी कौन है? भारत का नेपोलियन कौन है? दिल्ली सल्तनत का नेपोलियन कौन है? दक्षिण भारत का अशोक कौन है? द्वितीय अशोक कौन है? मध्य युग का विक्रमादित्य कौन है? मतलब कितने प्रश्न है ये सब, कितने प्रश्न हैं सर, और मेरे मुंह से प्रश्न निकल रहे हैं और उत्तर एकदम दिमाग में हिट होने चाहिए, एकदम क्लिक हो जाने चाहिए कि सर ने पूछा तुरंत पता। जैसे ये क्लिक हुआ होगा, भारत का नेपोलियन कौन है, तो तुरंत क्लिक हुआ होगा वो कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। ऐसा किसने कहा? वी.एस. स्मिथ ने कहा। फिर अब मुझे बताइए कि फिर वो दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त कौन है? दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त कौन है? तो फिर क्या होगा मुझे बताइए। आपको जुड़ना ही पड़ेगा मुझसे। आप इस क्लास को, बड़ी विनम्रता से मैं हर बात कह रहा हूं, आप किसी भी दशा में इस क्लास को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। ये टाइम पास नहीं है हमारा, ये हम लोगों का एक करियर ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, और पूरी तन्मयता, पूरी गंभीरता के साथ है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि हम लोगों का एक 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, और वो छात्र तो धन्य हो ही गए जो हम लोगों से जुड़ गए, जो हमसे जुड़े हुए हैं। 90 डेज का क्रैश कोर्स हम लोगों का चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एंशिएंट इंडिया खत्म हो रही है, दक्षिण भारत अभी नहीं पढ़ाया है, तो एंशिएंट इंडिया हमारी खत्म हो रही है। और
इतनी गंभीरता से, मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक महीने में हमने इतना पढ़ा दिया जितना आप 6 महीने 7 महीने में एंशिएंट नहीं पढ़ पाएंगे, जितना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, इतना पैकअप कर दिया है हमने जितना आप 6 महीने में एंशिएंट तैयार नहीं कर पाएंगे, भटकाव की स्थिति में भटकते रहेंगे इधर उधर भूल भुलैया प्रश्नों की। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए आप, वो क्या कह रहा है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के 33 पंक्तियों वाले अभिलेख में उसके विजयाभियान के विवरण किस पंक्ति से प्रारंभ होते हैं, और ध्यान देके बताइएगा 8वीं पंक्ति से, 7वीं पंक्ति से, 9वीं पंक्ति से या फिर 6वीं पंक्ति से। बहुत गंभीरता से जवाब दीजिएगा। और पहले तो यह पता चल रहा है कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है सर, वो 33 पंक्तियों का अभिलेख है। यह आपको पता है कि हरिशेन ने लिखा होगा, और हरिशेन का एक सहयोगी भी है, उनका भी नाम इसमें अंकित है। हरिशेन के एक सहयोगी भी हैं, उनका नाम तिलभट्ट है। अब पता नहीं आपको यह बात याद थी या नहीं, लेकिन हमें लगता है कि आपको यह बात याद थी। तो अगर प्रशस्तियों की बात आती है तो प्रशस्तियों को, प्रशस्ति का पहला उदाहरण कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति है। कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति किसने लिखी? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी? ग्वालियर प्रशस्ति किसने लिखी? मतलब सारे प्रशस्ति एक जगह हो जाने चाहिए, तुरंत हो जाने चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि इसको यहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो फिलहाल अब आप देखिएगा 8वीं से, 9वीं से, 7वीं से, 6वीं से, और मैं आपको बता रहा हूं ये 7वीं पंक्ति से उसके विजय अभियान शुरू हो जाते हैं। किसके? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण यहां से शुरू होता है, 7वीं पंक्ति से शुरू होता है। तो अच्छा प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं। समुद्रगुप्त, फिर देखिए बढ़िया बेमिसाल प्रश्न है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के 33 पंक्तियों वाले अभिलेख में उसके विजयाभियान के संदर्भ में आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण किस पंक्ति में उल्लिखित है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण, ध्यान दीजिएगा द्वितीय भी हुआ है, आर्यावर्त का द्वितीय अभियान भी हुआ है, और ये प्रथम युद्ध के अभियान का विवरण पूछ रहे हैं 11वीं 12वीं में, 15वीं 16वीं में, 13वीं 14वीं में, या फिर 19वीं और 20वीं में। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा, हमने कभी सोचा ही नहीं इस ढंग से, कैसे होगा ये बताइए, कौन सा जवाब आना चाहिए? और अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा। और इन प्रश्नों को अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इन प्रश्नों को नोट करिए, हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो एक फायदा ये होगा, आप क्लास के ग्रुप में रहेंगे, हमारी कक्षाओं की सूचना आपको 2 घंटे पहले मिल जाया करेगी, ठीक है? और फिर बड़ी विनम्रता से, बहुत विनम्रता से इस बात को कह रहे हैं, आप चाहें तो, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए हमारी इन पुस्तिकाओं को, प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्न है इसमें, प्राचीन भारत के प्रश्न हैं, कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी है, आंसर शीट भी है। आप रिवीजन में इसे शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर इसे शामिल ना करना चाहें तो इस पुस्तिका को अमृत कलश, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसमें लगभग 3400 प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज है। आप चाहें तो इन प्रश्नों को, इन प्रैक्टिस सेट को अपने अध्ययन सामग्री में, रिवीजन में शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा, आप जवाब देंगे, वो है सही जवाब यहां पे 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में। बहुत विशेष बात है। अच्छा, समुद्रगुप्त का अभियान हुआ है तो आपको यह भी पता रहना चाहिए उसने अलग अलग विजय अभियानों में कौन कौन सी युद्ध नीतियां अपनाई। प्रसवोद्धरण कहां पे है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्मंदक कहां पे है, सर्वकर दानाज्ञा, करण प्रणामागमन कहां से है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्मंदक कहां पे है। मेरी बातें अगर सुनकर के अगर तुरंत 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 जवाब आपके दिमाग में क्लिक हो रहे तो मान कर चलिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल और बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला 15वां प्रश्न। और फिर बात आ रही है क्या, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के 33 पंक्तियों वाले अभिलेख में उसके विजयाभियान के संदर्भ में आठविक जातियों के, 8वीं या 8वीं जंगली जनजातियों के, 8वीं, अच्छा पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8वीं जनजातियों के विरुद्ध विजयाभियान का विवरण किस पंक्ति में है?
मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, 8वीं जातियों से कुछ याद आया आपको? अशोक का 13वां शिलालेख याद आया आपको? वो कहता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने अपने हथियार रख दिए हैं, तोड़े नहीं है। तुम्हें संयम से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज धर्म के अनुपालन में अक्सर ऐसे अवसर भी आते हैं जब हिंसा का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, और मैं अगर उत्पात करोगे तो हथियार उठाऊंगा और दंड नीति का प्रयोग करूंगा। तो मुझे उम्मीद है याद आया होगा। तो इसको देखिए थोड़ा सा, तो किस पंक्ति में है सर? 18वीं, 20वीं, 19वीं और 21वीं तो कर सकते हैं, और 19वीं 20वीं तो हो नहीं सकता सर। अब तो 18वीं 21वीं में किसी एक में होगा, और वो है 21वीं पंक्ति में। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करते रहेंगे। ईश्वर करे कि अच्छा करे, सबका सिलेक्शन हो। और लीजिए सर, सारी चीजें एकदम बढ़िया से आ गई। अब आप मैच कर लीजिएगा, मैच भी करिएगा और इसको पढ़िएगा भी, और रट भी लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आर्यावर्त का अभियान इसमें क्या करता है? प्रसबोध धरण, सामने ही सामने मैच है, 1 2 3 4। चलिए बहुत दिमाग मत लगाइए, मैं समझा देता हूं, ध्यान दो। वो कह रहे दक्षिणापथ का अभियान, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका क्या मतलब हुआ? उसने, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को अधिग्रहित किया और वहां के शासकों को पराजित करके उनके राज्य उन्हें ही वापस कर दिए, और उनसे केवल करों को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो गया। जो एक विद्वान लेवी महोदय का कथन है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिणापथ का अभियान, उसके आर्थिक हितों से इंस्पायर था, अनुप्रेरित था। फिर ध्यान दीजिए, एक प्रश्न मुझे फिर यहां पे याद आ रहा है। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें एकदम कोरिलेटेड है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है सर? तो आपको याद होना चाहिए वो अलाउद्दीन खिलजी है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कोरिलेशन है यहां पे? बिल्कुल सर है कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण भारत के अभियानों में किसी भी राज्य को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में नहीं लेता है, वहां के राज्यों को जीतकर और फिर उन्हीं के शासकों को वापस कर देता है, उनसे करों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। और देवगिरी वाला आपको पता होगा कि राय रायन की उपाधि चंदोबा किसको प्रदान किया? याद आया होगा आपको, याद आना चाहिए। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, फिर कह रहे हैं कि वो प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों के लिए उसने अपनाई सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। सर्व कर, सभी करों का दान करो, आज्ञाकरण, हमारी आज्ञा के अंतर्गत आओ, प्रणामागमन, हमारे राज्य में, हमारे दरबार में प्रणाम करने के लिए आओ। इसका मतलब यह है कि सारी सूचनाएं हमें देते रहो आकर के, मिल करके, ताकि विद्रोह की स्थिति ना हो। और फिर कह रहे हैं विदेशी राज्यों के प्रति जो अभियान है वो कह रहे हैं आत्मनिवेदन कन्योपायन गरुत्मंदक। इसका मतलब है आत्मनिवेदन, आके स्वयं प्रार्थना करो, कन्योपायन, अपने वंश की कन्या का विवाह हमारे परिवार में करो, यानी कि वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। और जब आप अपनी कन्या को हमारे वंश में दे देंगे तो हमारे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। और कन्योपायन गरुत्मंदक, गरुत्मंदक का मतलब यह हुआ कि जो गुप्त शासकों की राजकीय मुहर है वो गरुड़ है, गरुड़ का निशान है। बोले हमारी राजकीय मुहर के अंदर शासन करो, इसका मतलब यह है कि हमारी अधीनता में शासन करो। तो 1 2 3 4 कितना बढ़िया क्लैरिफाई हो रहा है। कर पाए तो बढ़िया, और नहीं कर पा रहे सर तो रिवाइज करिए। गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता के प्रबल प्रमाण के संदर्भ में उसका अभिलेखी प्रमाण कहां मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, मथुरा अभिलेख, सुप्या अभिलेख और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र अभिलेख में। कहां मिलता है सर ये बताइए? रामगुप्त का उल्लेख कहां मिलता है ये बताइए। और इस प्रश्न को कर पाएंगे बहुत ज्यादा, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। और इसमें है संजन ताम्रपत्र अभिलेख, और आपके लिए ये सब प्रश्न बहुत मारक है। आपके सिलेक्शन में एक एक प्रश्न बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और फिर आगे आइए, गुप्त शासकों की उपाधियों को सुमेलित करिए। इस तरह से कभी पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ना तो इसी तरह पड़ेगा सर। धरणिबंधक समुद्रगुप्त सुमेलित है या नहीं आप बताइए? बिल्कुल सुमेलित है। धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी को बंधक बनाने वाला, उसकी उपाधि है धरणी बंधक। बहुत बढ़िया, तो सुमेलित है सर। कृतस्न पृथ्वी जय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पूरी पृथ्वी की विजय के लिए कृत संकल्पित, तत्पर, इट इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिल्कुल सही है। पृथ्वीपति, इस पृथ्वी का स्वामी कुमारगुप्त प्रथम, बिल्कुल ठीक है। शक्रोपम स्कंदगुप्त,
कहो अभिलेख इंद्र के समान, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 चारों उपाधियां सुमेलित हैं सर, उपरोक्त सभी सुमेलित है। और ये तो 10-12 प्रश्न अभी हमने डिस्कस किए हैं, 18 प्रश्न डिस्कस किए हैं, 400-450 प्रश्न, और इतने इतने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो फिर क्या बात बचेगी, फिर कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। और ये सब प्रश्न हम लोगों ने मतलब जनरेट किए, हमारी टीम काम करती है इस पे, 8-10 लोगों की टीम इस पे काम करती है, फिर वो मेरे पास आता है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूं, और तब जाकर के ये आपका एक क्लास पैकेज और आपकी टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ तैयार होता है। इसको आसान मत समझिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है कुछ भी। कलचुरी वंश के किस शासक को मध्ययुगीन का नेपोलियन कहा गया? बहुत शानदार बात है भाई। मध्य युग का नेपोलियन कौन है? गांगेयदेव लक्ष्मीकर्ण, कलचुरी वंश का युवराज या फिर यशाकर्ण। मुझे बताइएगा सर, क्या करेंगे? और इसमें तुक्का मत लगाइएगा, बिल्कुल तुक्का मत लगाइएगा। गांगेयदेव को मत लगाइए, यशाकर्ण को मत लगाइए, अब लगा दीजिए लक्ष्मीकर्ण को सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं उसके 4 गुने ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए यहां पे देखिएगा, वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, बिल्कुल ठीक बात है। विक्टर जोकमा ने महाराजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा है, कहां पहुंचा दिया? मॉडर्न इंडिया में पहुंचा दिया। फिर देखिएगा, लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। तो प्लीज मुझे बताइए, दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन है? दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, जवाब अभी नहीं दूंगा, अगले लेक्चर तक वेट करिए। दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन है? और मैं आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस में चोल वंश है, तो ये जवाब किसी चोल वंश के शासक पे डिपेंड करता है। वो कौन है आप गैस करिए। और फिर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में, और कल्हड़ ने किस कश्मीर के शासक को तुर्क सम्राट कहा है? तुर्क सम्राट संग्रामराज, हर्ष, जयसिंह और उच्छल। और उच्छल को बिल्कुल मत लगाइएगा सर, और यहां पे हर्ष है, और हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया है। याद आया? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया है। दक्षिण भारत का नीरो कौन है? जालिम। जालिम कौन है? दक्कन की लोमड़ी कौन है? याद आया? और नहीं याद आ रहा है तो फिर एक बार रिवीजन की जरूरत है सर, रिवीजन की जरूरत है। हर्ष कई भाषाओं का ज्ञाता था, अपनी धन लिप्सा को पूर्ण करने के लिए उसने मंदिरों और मूर्तियों को भी लूट लिया। इसे तुर्क सम्राट कल्हड़ कहते हैं। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। और फिर आगे जाते हैं, दक्षिण भारत का अशोक कौन है? वाह भाई वाह, क्या बात है। दक्षिण भारत का अशोक कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम है, कुलोतुंग प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय है, या फिर अमोघ वर्ष है? दक्षिण भारत का अशोक, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। दक्षिण भारत का अशोक कौन है? जवाब दीजिए। और बिल्कुल गलत जवाब मत दीजिएगा, किसी भी दशा में मत दीजिएगा, और वो है अमोघ वर्ष। अच्छा ये बताएंगे द्वितीय अशोक किसे कहा गया है? उत्तर भारत के संदर्भ में ही थोड़ा बात कर लीजिए। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? और उनका नाम है कुषाण शासक कनिष्क। अच्छा मुझे बताएंगे, हिंदू काल का प्राचीन भारत का अकबर किसे कहा गया है? आप कहेंगे सर आज ये सारे प्रश्न तो कभी हम लोगों ने पढ़े ही नहीं। मुझे बताइए, पढ़े कि नहीं पढ़े इस तरह के प्रश्न? प्राचीन भारत का अकबर कौन है? और उनका नाम है हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखिएगा। और फिर विनम्रता से आपके रिवीजन को सशक्तिकरण, आपके रिवीजन के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बहुत विनम्रता से बता रहे हैं। यह हमारी प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी पुस्तिका है। 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज है, और कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी है। आपके संपूर्ण इतिहास में रिवीजन करने के लिए अमृत कलश है। 3400 प्रश्न टॉपिक वाइज है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न आंसर शीट के साथ है। आप चाहें तो अपने रिवीजन की प्रक्रिया में इसे शामिल करें, या फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आप करें, वो आप करें।
लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लेवल के कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के बोझ से अपने आप को बचाएं, अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में नियोजित करें। मेडवल और मॉडर्न की अभी समुद्र मंथन के नाम से आएगी बहुत जल्दी। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं और देखना चाहिए सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है। बता ही दिया था, अलाउद्दीन खिलजी हैं। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। और क्या बात है भाई, दक्षिणापथ का ईश्वर कौन है, बताएंगे क्या सर? दक्षिणापथ का ईश्वर किस शासक को कहा गया है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, या फिर सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम। और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब पता नहीं आप क्या देंगे, गलत या सही, और मैं आपको बहुत कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं। और यहां पे जवाब है आपकी उम्मीद और आशा से परे, और उनका नाम है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। तो फिर इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशंस और देख लीजिए, और वो एक्सप्लेनेशंस हैं, शातकर्णी प्रथम की उपाधि दक्षिणापथपति है। एल्डर सैरागोनस याद आया, अप्रतिहत चक्र है। सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम, आपको ध्यान देना चाहिए, सातवाहन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की दक्षिणापथेश्वर है। दक्षिणापथेश्वर किसी एक शासक की उपाधि और है, मैं हिंट कर रहा हूं। उत्तरापथ स्वामी किसकी है, सकलोत्तरापथनाथ किसकी है? तो मेरा आपसे अनुरोध है, एंशिएंट मेडवल की उपाधियों का एक चार्ट बना लें, सूफी आंदोलन की उपाधियों का एक चार्ट बना लें, लाइन से कर लीजिए किसकी किसकी कौन सी उपाधियां हैं, उपाधियों से प्रश्न आए हैं, या फिर शासकों के दरबार में मौजूद विद्वानों और उनकी रचनाओं से प्रश्न आए हैं। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में कौन थे, अमोघवर्ष के दरबार में कौन थे, महेंद्रपाल के दरबार में कौन थे? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन थे? याद रहना चाहिए। तो पूरे शासकों का जितने भी हैं वो लाइन से आपके पास चार्ट होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के पहले, और ये डॉट 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 की लाइन आ गई है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों की क्लास समाप्त नहीं हो रही है। ये क्लास हम लोगों की परीक्षा तक जारी रहेगी, क्रमशः जारी। अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, और मार्च से हमारी परीक्षाएं, हमारी कक्षाएं रेगुलर हो जाएंगी। आज मुझे विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।